अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों का क्या हुआ? महीने बीत गए हैं, लगता है लोग इसे भूल चुके हैं। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच करने के लिए कहा था और इसके लिए 2 महीने का समय दिया था। 2 मई को 2 महीने का समय पूरा हो चुका है। क्या सेबी ने जांच पूरी की? नहीं, इसके बजाय उन्होंने 6 महीने का और समय मांगा है। लेकिन इसके साथ जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है उसमें कुछ और गौर करने वाली बातें हैं। सेबी को 12 ऐसे संदिग्ध लेन देनों के बारे में पता चला जो खर्चों को गलत तरीके से दिखाने, नियमों के साथ छेड़छाड़ करने और धोखाधड़ी से संबंधित है। ज्यादा हैरान मत होइए, अभी यह केवल आशंका है। सेबी और अधिक गहराई में जांच कर रहा है। संभावना है कि एक दूसरे से जुड़े हुए समूहों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, यानी ऐसे समूहों के बीच गैर कानूनी लेन देन हुए हैं जो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से अनजान होने का दिखावा करते हैं। कॉर्पोरेट कामकाज संबंधी मामलों में उल्लंघन की संभावना भी है। यहाँ न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग मानदंडों का उल्लंघन भी हो सकता है, जिसका अर्थ है किसी कंपनी के 75% से अधिक शेयरों को अपने पास रखना। सेबी का मानना है कि अडानी समूह के विभिन्न शेयरों के मूल्य में हेरफेर भी हो सकती है। साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो में निवेश के नियमों की उल्लंघन की संभावना भी है। विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के मानदंडों का संभावित उल्लंघन, इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन की संभावना और शॉर्ट सेलिंग के मानदंडों की उल्लंघन की आशंका भी है। फिर सेबी ने इस तरह के लेन देन की जटिलता के बारे में बताया और यह भी कि उसे कम से कम 6 महीने और क्यों चाहिए। लेकिन अडानी के खिलाफ पहले की गई शिकायतों का क्या हुआ, जिस पर सेबी ने भी कहा था कि अभी जांच चल रही है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पहले एक मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि इस जांच को लंबा खींचा जा सकता है। उन्होंने कहा था, यह एक मजाक है। सेबी अक्टूबर 2021 से जांच कर रहा है, जब उन्होंने जुलाई में मेरे पत्र का जवाब दिया था, जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से ये उल्लंघन देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे अपने पसंदीदा व्यापारी को बचाने के लिए 6 महीने का समय चाहते हैं, ताकि उसे संभलने के लिए अधिकतम समय मिल सके। महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को इस पर शक है। अगले अप्रैल में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए उन्हें डर है कि सेबी और समय मांग सकता है। लेकिन हमें आशावादी होना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देता है तो 2 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। देखते हैं कि ये जांच कैसे की जाती है। आर्थिक मंदी का भय कहाँ गया? क्या भारत इससे बच गया? यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 8 प्रमुख क्षेत्रों की विकास दर गिर रही है। औद्योगिक विकास दर की गिरावट ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। मार्च महीने में इसमें भारी गिरावट आई थी। फरवरी महीने में 7.2 की तुलना में यह मार्च में 3.6% यानी आधा हो गई। मार्च में विकास दर पिछले 5 महीनों में सबसे धीमी है और यह सारे सरकारी आंकड़े हैं। देश के औद्योगिक विकास की गणना 8 क्षेत्रों के प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। ये 8 क्षेत्र हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। ये 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 40% बनाते हैं। मार्च में विकास दर 3 प्रमुख क्षेत्रों सीमेंट, बिजली और कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आने से कम हुई थी। ये तीनों आर्थिक विकास के प्रमुख सूचक हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई, जो कि 2.8% थी। इसके बाद बिजली उत्पादन में 1.8% की गिरावट आई और सीमेंट उत्पादन में 0.8% की गिरावट रही। यह आर्थिक मंदी का स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्च के आंकड़ों के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना सही नहीं है। तो आइए पूरे वित्तीय वर्ष को देखें। पूरे वित्तीय वर्ष में सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास दर में कुल मिलाकर लगभग 3% की कमी देखी गई, जो 2021-22 में 10.4% से पिछले वित्त वर्ष में 7.6% रही। हो सकता है कि निर्यात और मांग में कमी आने की वजह से विकास दर नीचे गिरी हो। पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय बैंक ने महंगाई को कम करने के लिए तेजी से दरों को बढ़ाया। इस कारण भी उपभोक्ता मांग में कमी आई।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी आने का कारण दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों का बढ़ाया जाना हो सकता है, लेकिन सरकार इस बाधा को अस्थायी मानती है। सबकी निगाहें साल के अंतिम जीडीपी आंकड़ों पर टिकी हैं। दूसरे तिमाही में 6.3% की वृद्धि थी और तीसरे तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक यह घटकर 4.4% पर आ गई। हम चौथी और अंतिम तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि हम 7% की अनुमानित वृद्धि तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए अंतिम तिमाही में विकास दर 5% से ऊपर होनी चाहिए। खैर, प्रमुख क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन हुआ है तो हमें आंकड़ों का इंतजार करना होगा और देखना होगा। इससे एक स्पष्ट सवाल उभर कर आता है, हमारे व्यवसायी समूह क्या कर रहे हैं? हाल ही में बहुत सारे उद्योगपति अरबपति बनाए गए हैं और उनमें से ज्यादातर बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था उचित दर से नहीं बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि निजी क्षेत्र का निवेश कम हो रहा है। इसका कारण महामारी नहीं है, बल्कि 2012 से ही इसमें गिरावट आ गई थी। चलिए इसको देखते हैं। 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से निजी क्षेत्र का निवेश लगातार बढ़ा है, जिससे जीडीपी में भी इसका हिस्सा बढ़ा है। 2007-08 में निजी निवेश 27.5% के अधिकतम स्तर तक पहुंच गया था। इस पर वैश्विक वित्तीय संकट का भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। वित्तीय संकट में थोड़े समय की गिरावट के बाद यह दर 2011-12 में सुधार के बाद 27% तक आ गई। तब से जीडीपी में निजी क्षेत्र के निवेश का हिस्सा लगातार गिर रहा है। 2015-16 तक यह घटकर 21.3% हो गया। 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में निजी क्षेत्र का निवेश 19.6% तक गिर गया था। आपने हाल ही में निजी निवेश की रिकॉर्ड बनाने की खबरें देखी होंगी। यह भी सच है। पिछले तिमाही यानी जनवरी-मार्च महीनों में निजी निवेश 10.5 लाख करोड़ रुपए के अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन जीडीपी के संदर्भ में देखा जाए तो यह जीडीपी का लगभग 15% ही बनता है। क्या ऐसा उपभोक्ता मांग में कमी के कारण है? परंपरागत धारणा यह है कि निजी क्षेत्र का निवेश मांग पर निर्भर करता है, चाहे यह मांग घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, जिसे निर्यात के रूप में पूरा किया जाता है। हालांकि सरकार का डेटा कहता है कि ऐसा नहीं है। इसके अनुसार निजी उपभोग खर्च, जो परिवारों द्वारा उपभोग पर खर्च की जाने वाली राशि होती है, 1950 से जीडीपी में इसका हिस्सा घट रहा है। यह 1950-51 में 89% से 2010-11 तक लगातार गिरकर 55% हो गया है। हालांकि इसी दौरान 1950-51 में निजी निवेश की जीडीपी में भागीदारी 8.8% से बढ़कर 2010-11 में 25% हो गई। अगले कुछ सालों में उपभोग खर्च में फिर तेजी आई, जो 2019 तक 61% तक पहुंच गया। लेकिन यह वह समय था जब निजी निवेश में गिरावट आ रही थी। एक और आम धारणा यह है कि लोन मिलने की आसान प्रक्रिया भी निजी निवेश को प्रेरित करती है, लेकिन पिछले दशक में जब बैंक परियोजनाओं के लिए ऋण देने को तैयार थे, तब भी निजी निवेशक ऋण लेने से कतरा रहे थे। दूसरा पहलू कंपनियों का मुनाफा भी है। कंपनियां ज्यादा निवेश तब करती है जब वे मुनाफा कमा पाए। कोविड के बाद से ही बड़े कॉर्पोरेट घराने जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। इन्होंने उन छोटे कारोबारियों को भी हड़प लिया है जो कोविड में लॉकडाउन लगने से प्रभावित हुए थे। फिर भी जीडीपी में निजी निवेश का हिस्सा नहीं बढ़ा। समस्या कुछ और लगती है, और वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूरी आत्मविश्वास के बिना चलाया जाना, या फिर यह डर कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। उन्हें ये भरोसा नहीं है कि भविष्य में भी मांग बढ़ेगी। अब अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग अप्रैल में लगातार तीसरे महीने बढ़ी और 10 महीने में अधिकतम स्तर पर पहुंची। अन्य क्षेत्रों में कम नौकरियां होने से लाखों लोग नरेगा में काम करने को मजबूर हैं। पिछले महीने 3 करोड़ 18 लाख लोगों ने योजना के तहत काम करना चुना। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में इस योजना की राशि में भारी कटौती की थी। माल और बिक्री कर संग्रह ने अप्रैल में 1.67 लाख करोड़ की नए रिकॉर्ड को छू लिया है।
यह लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। सरकार बेहतर आर्थिक गतिविधि का दावा करती है, अधिकारी इसे कर देने में वृद्धि से जोड़ते हैं और कुछ अर्थशास्त्री महंगाई बढ़ने से। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। चुने हुए 100 शहरों के लिए यह एनडीए सरकार की पहली बहुप्रचारित बुनियादी इंफ्रा परियोजना थी। 2015 में शुरू की गई इस परियोजना को 2020 में पूरा होना था। आज तक ये अधूरी है और अब इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,774 करोड़ धनराशि की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। इस फंड से एक विशेष उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना तैयार की जाएगी, जिसे इलेक्ट्रोलाइजर्स और अन्य हरित हाइड्रोजन उपकरण बनाने के लिए एक निर्माण इकाई स्थापित की जा सके। 2030 तक इसमें हर साल 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन बॉर्डर टैक्स की वजह से भारतीय निर्यात अधिक प्रभावित हो रहा है। नया कर आयातकों और गैर यूरोपीय संघ के निर्माताओं को उन वस्तुओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है जो वे यूरोपीय संघ से जुड़े देशों को निर्यात करते हैं। इससे यूरोपीय संघ के बाजारों में भारत में बनी वस्तुओं की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मांग में कमी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।